हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ को किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हमारा नोट्स हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारा अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए एग्ज़ाम के लेकर, इसके बारे में भी बातें करेंगे। यहाँ पर ये जो क्लास है, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि नोट्स किस तरीके से बनेंगे, यानी कि लास्ट मिनट में आपको ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, इसके बारे में भी थोड़ा हम बातें करेंगे। यहाँ पर जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और दूसरे होते हैं स्मार्ट वर्क वाले। जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं उनको ही अचीवमेंट जल्दी मिलता है। अब ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है? हार्ड वर्क में वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन इनका दिक्कत ये हो जाती है कि आखिर में एग्ज़ाम के आखिर के टाइम पर उनको सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलते हैं, वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ उनको इस वजह से एंग्जाइटी और टेंशन भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो स्मार्ट वर्क वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग चीज़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। वो लोग अपना जो भी टाइम है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर कर नोट्स तैयार करते हैं और इस वजह से उनको आखिर में जाकर कोई दिक्कत नहीं आती है, उनका रिवीजन करने में भी उनको आसानी होती है। सारे चीज़ें वो लोग सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम करते हैं। इस वजह से स्मार्ट वर्कर से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। अगर आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को अरेंज करोगे, नोट्स को अरेंज करोगे, तभी आपका एग्ज़ाम के टाइम पर आप सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज कर पाओगे और याद भी रख पाओगे ईजीली। अब हम यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि पैटर्न को समझे बगैर हम किस तरीके से प्रिपरेशन लेंगे उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम हो जाती है। पहला तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है इस साल जून 2024 से ऑफलाइन मोड में होने वाली है, यानी कि आप लोगों को OMR शीट भरना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पर। पिछले साल तक जिन्होंने भी एग्ज़ाम दी है उनको OMR शीट नहीं भरनी पड़ी थी। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और निकालना पड़ेगा, कम से कम 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा सिर्फ OMR शीट को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, जहाँ पर 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इनमें से 50 होते हैं पेपर 1 के और 100 होते हैं पेपर 2, यानी कि आपके खुद के सब्जेक्ट से। इस वजह से पेपर 1 को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो मार्क होता है वो दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर ही होता है। पेपर 1 को भी इक्वली इम्पोर्टेंट दीजिएगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है। अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको दोनों पेपर को ही इक्वली इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। यहाँ पर आप 150 क्वेश्चंस का आंसर करोगे और यहाँ पर आपका मार्क होगा 300, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यानी कि आप लोग सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज़रूर करोगे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ के आए तो आपका सही होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कर सकते हो, सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और एग्ज़ाम ऑफलाइन में होगी, इस वजह से आपको पहले से ही मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ पहले से ही आप लोगों को कुछ टेस्ट, मॉक टेस्ट या फिर PYQs को सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब हम पेपर 1 की तरफ इतना ज़्यादा, पेपर 1 के स्ट्रेटजी के बारे में इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर 1 में सारे चीज़ें इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
यानी कि आपका जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर हर सेक्शन से लगभग 5 क्वेश्चन ही आते हैं, जहाँ पर आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत आती है हमारा पेपर 2 में, जो हमारा खुद का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपके सब्जेक्ट से कितने प्रतिशत मार्क कौन से यूनिट से आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 10 यूनिट होंगे। जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में हमारा 10 यूनिट है, लेकिन हर यूनिट से समान मार्क नहीं आते हैं। इस वजह से इस भ्रम में मत रहना कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आएंगे और मुझे इन सारे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, किसी से कम आते हैं तो किसी से ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर जो सोशियोलॉजी में जो यूनिट 1 है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 25% क्वेश्चन यूनिट 1 से ही आते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं यूजीसी नेट के, उससे हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25% यूनिट 1, 10% यूनिट 2, 15% यूनिट 3 से आता है। यानी कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो पहले 3 यूनिट से मिलाकर लगभग 50% आपका सिलेबस कवर हो रहा है, या फिर आपका 50% क्वेश्चंस इन 3 एग्जाम्स यूनिट से आ रहे हैं। इस वजह से इन 3 यूनिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके स्टडी करना है। अब इन 3 यूनिट्स में से जो पहला यूनिट है ये है सोशियोलॉजिकल थ्योरी का। यहाँ पर 26 थिंकर्स है। हर थिंकर के बारे में आपको डिटेल जानना होगा। सारे डिटेल आप इतना याद नहीं रख सकोगे, इस वजह से उनका जो की वर्ड्स है, की नोट्स है, मेजर कॉन्सेप्ट्स है, उनको हम याद रखते हैं ताकि एग्जाम में हम रिकॉग्नाइज कर सके कि उनसे कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है या फिर ये कौन से थिंकर के हैं। और साथ ही साथ ये जो थिंकर्स है हर यूनिट में, बाकी के जो यूनिट्स है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो थिंकर्स है ये सारी चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ पर फिर दूसरा जो यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अब ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये हमारा पेपर 2 में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पेपर 1 हमारा कॉमन पेपर होता है उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। इस वजह से एक ही जगह पर आप अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको दोनों साइड से ही फायदा मिलेगा। फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये बाकी के यूनिट में भी हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ 3rd यूनिट का ही पार्ट है। ये 3rd यूनिट बाकी सारे यूनिट्स का एक बेसिक आइडिया होता है। इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को आप लोग ज़्यादा एफर्ट देना, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फिर बाकी जो यूनिट्स है, बाकी जो 4 से लेकर 10 नंबर तक यूनिट है, उन सारे से मिलाकर 50% क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। अब यहाँ से आप लोगों को पढ़ना होगा उनके उस यूनिट से जो भी की पॉइंट है, की थिंकर है, उन्होंने किस तरीके का टर्म्स दी है, इसको आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से आपने कौन से थिंकर को पढ़ा है, उन्होंने किस तरीके का बातें बताई है। यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को बेसिक नॉलेज अपना रखना होगा ताकि आप एग्जाम में जाकर आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से थिंकर कौन से यूनिट से आते हैं, उनका मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। अब हमने तो देख ली है कि किस तरीके से मार्क्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, कौन से यूनिट के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अब हम आते हैं हमारा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। अब जब हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो हमें पहले से ही ध्यान में रखना होता है कि हम एग्ज़ाम के एक रात पहले सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। हमें रिवाइज करना ज़रूरी है, लेकिन हम अगर सिर्फ हमारे नॉर्मल नोट्स जिस तरीके से है उसी को पढ़ते जाएंगे तो हमें एग्ज़ाम के आगे के दिन में बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर पढ़नी होंगी, तब हमें दिक्कत आएगी। इस वजह से हम पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। आपके पास सिर्फ 1 महीने बचा है। इस
एक महीने में आप क्या कर सकते हो, मैं इसके बारे में भी थोड़ा बात करूंगा। अब यहाँ पर आपको, आपके पास जो भी नोट्स है, आपने कहीं से भी पढ़ी हो, मेरे नोट्स हो या फिर कोई भी टीचर के नोट हो, आप उन नोट्स को अच्छी तरीके से देखिएगा और जो भी मेजर पॉइंट्स है, की कॉन्सेप्ट्स है, उनको हाइलाइटर के द्वारा मार्क ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर हाइलाइटर के द्वारा आपने मार्क कर ली तो आप जब भी उस पेज को वापस से देखोगे तो वो आपके सामने, आंखों के सामने होगा कि नहीं, इस पोर्शन से यही यही है की कॉन्सेप्ट्स। इसी तरीके से आप अगर हाइलाइटर का यूज़ करते हो तो आप जब भी बुक्स को वापस पढ़ोगे या फिर नोट्स को वापस रिवाइज करोगे तो आपके आंखों के सामने सारे चीजें होंगी, की पॉइंट्स आपके सामने होंगे। फिर यहां पर जब हम नोट्स क्रिएट करेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे नोट्स होंगे, लेकिन ये सारे नोट्स को हमें एक जगह पर रखना है, क्योंकि हमें बार बार रिवाइज उसी चीज को करना है, मेजर पॉइंट्स को। आप लोग एक छोटा नोटबुक ले लीजिएगा, उस नोटबुक में हर यूनिट के लिए सिर्फ एक पेज, एक से ज़्यादा अगर हो तो 2 पेज लेना, और वहाँ पर सिर्फ मेजर कॉन्सेप्ट और मेजर पॉइंट्स ही लिखना। कौन सी चीज़ें उस चैप्टर में आपने पढ़ी है और वहाँ पर कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स है, थिंकर्स है, उनको ही सिर्फ नोट डाउन करते जाना। अगर इस तरीके से आपने नोट डाउन कर ली तो आपका रिवीजन के टाइम पर बहुत टाइम सेव हो जाएगा और आपको एग्जाम में भी आसानी होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि एग्जाम में हमारा 1 महीना भी ठीक से नहीं है, तो हम किस तरीके से नोटबुक तैयार करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज समझिएगा कि आप लोग रोज पढ़ते हो, रोज रिवाइज करते हो, लेकिन आप जब भी पढ़ोगे तो वहां पर ही, उस टाइम पर ही नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि टोटल एक जो आपका यूनिट है वहां से सिर्फ 1 पेज निकल के आएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन भी आपका हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका नोट्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, एक चीज को बार बार रिवाइज करने के लिए आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इस वजह से नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा नोटबुक जहां पर आप सिर्फ की पॉइंट्स लिखोगे। फिर जब हमारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, जब हम नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकेंगे, ये तो हमारा एक पोर्शन हो गया। फिर हमें सॉल्व करने होंगे पीओआईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर्स आपको बुक्स के फॉर्म में भी मिलेंगे, साथ ही साथ जो बहुत सारे टीचर्स है जो पढ़ाते हैं यूट्यूब में, आपको फ्रीली अवेलेबल भी होगा। अब यहाँ पर सबसे रिलायबल जो सोर्स है पीओआईक्यू के लिए वो है अंतरा मैम के क्लासेस। आप लोग अंतरा मैम के क्लासेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फ्री में पीओआईक्यूज करा के रखी है। अंतरा मैम यानी कि अंतरा चक्रवर्ती मैम, उनके पीओआईक्यूज देख लीजिएगा, वो सबसे ऑथेंटिक और सही तरीके से दिए गए हैं। इसके अलावा भी और भी टीचर्स हैं, आप अगर चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। फिर ये तो हुआ हमारा पीओआईक्यूज। फिर हमें मॉक टेस्ट भी थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मॉक टेस्ट यानी कि हमें किस तरीके से एग्जाम में हम अटेम्प्ट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, हमारा एंजाइटी को मैनेज करना, हमारा टाइम को मैनेज करना, प्रिपरेशन को लास्ट लिमिट तक ले जाने के लिए हमें कुछ मॉक टेस्ट का भी कोशिश करना चाहिए। ये मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो देख सकते हो, और या फिर आप और भी जो मॉक टेस्ट कराए जाते हैं यूट्यूब में या फिर और भी ऐप्स में, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एनटीए का खुद का एक मॉक टेस्ट का ऐप है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टाइम लिमिट भी सेट करके दे दी जाती है, आप इनको आंसर करते जाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट दोगी तभी आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि किस तरीके से हम एग्जाम में टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आपका कमजोरी कौन से पोर्शन में है, कौन सी जगह पर आपका ज़्यादा टाइम जा रहा है, इस सारे चीज़ों के बारे में आपको मॉक टेस्ट के टाइम ही पता चलेगा। इस वजह से मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब ऐसे भी कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट ही करते रहो, नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं ज़रूरी है। सिर्फ कुछ
4-5 मॉक टेस्ट अगर ले लो तो भी आपका काम बन जाएगा। अब हम देखते हैं नोट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने नोट्स दी है ये मेरे खुद के नोट्स हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तब मैंने ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे। पहले मैं बात करता हूँ पेपर 1 की, जो हमारा कॉमन पेपर होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं। इन सारे यूनिट्स को आपको इकट्ठा हर पेज में एक नोटबुक में लिखनी होगी। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को ये जो एनवायरमेंटल कॉन्वेंशंस है इसका एक पेज यहाँ पर दे रहा हूँ। 2 पेज में मैंने इस चीज़ को कवर करके रखी है। यहाँ पर एक यूनिट का लगभग सारे चीज़ें यहाँ पर आप लोग कवर अप देख सकते हो। ये आप लोग खुद आपके एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एनवायरनमेंट कॉन्वेंशंस क्या क्या है, कितने कौन से साल में कौन से समिट्स हुए हैं, यहाँ पर डिजास्टर रिडक्शन के लिए क्या क्या गया है, इस तरीके से हर चीज़ को मैंने यहाँ पर अरेंज की है। इसी तरीके से आपको हर यूनिट का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन तो ऑलरेडी चल रहा है। साथ ही साथ आप इस तरीके का कुछ नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपने पास रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप चीज़ों को ढूंढ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन अगर इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपके पास होंगे तो आप लोग आसानी से याद रख सकोगे और साथ ही साथ आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एनवायरनमेंट कॉन्वेंशन दी है और इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप बाकी जो यूनिट है उसको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर कीवर्ड्स, की मेजर पॉइंट्स को लेना है और यहाँ पर आपके नोटबुक पे लिखना है। अब आते हैं हम यूनिट 2 की प्रिपरेशन के बारे में। यूनिट 2 में हमारा जो पहला यूनिट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, वहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स हैं। इन थिंकर्स में हर थिंकर के आपको की पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स मिल जाएंगे। मेरा भी एक क्लास है जो सिर्फ इसी चीज़ को कवर अप करता है, यानी कि कौन से थिंकर के कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स है, कौन से बुक्स है, यहाँ पर आपको लिखना होगा अपने नोटबुक पे। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है लिखने का तो मेरे जो क्लास है उससे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर एक पीडीएफ बना लेना ताकि आसानी से बार बार उसको रिवाइज कर सको। लेकिन अगर वक्त है तो आप लोग ज़रूर हैंड रिटेन नोट से यूज़ करना, क्योंकि ये आप लोगों को रिवाइज करने में बार बार मदद करेगी। एक ही नोटबुक के अंडर में पूरे के पूरे जो पेपर 2 है सारी चीज़ें एक ही नोटबुक के अंडर में कवर हो जाएगी। यहाँ पर आपको उनके मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर करना होगा। साथ ही साथ एक ऐसी सेपरेट जगह रखनी होगी जहाँ पर सिर्फ आप उनके बुक्स का लिस्ट रखोगे, यानी कि हर थिंकर का बुक का लिस्ट अलग सेपरेट जगह पर होनी चाहिए। तभी आपको एग्जाम में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से थिंकर के कौन से बुक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग पैनिक मत कीजिएगा। आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रिवाइज करते करते ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब देखते हैं बाकी यूनिट्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। बाकी यूनिट्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहाँ से हमें सिर्फ कीवर्ड्स उठाने हैं और कौन से थिंकर ने कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है ये हमें लिखना है। अब इससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो इस यूनिट में कौन से कॉन्सेप्ट्स है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप जब भी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में होगा कि ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, ये क्या बातें बता रहा है। और दूसरी ये आपका फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि इसने इस कॉन्सेप्ट को कौन से थिंकर ने दी है। ये दोनों चीज़ें एग्जाम के टाइम पर आपको हेल्प करेगी। ज़्यादातर आपको जो ऑथर्स है या फिर थिंकर्स है उनका नाम ज़्यादा पूछा जाता है। इस वजह से इस तरीके का चार्ट आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यूनिट 3 का
मेजर कॉन्सेप्ट्स दी है। आप लोग आपके बाकी जो यूनिट्स है उसको भी इसी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम के पहले जो आपका प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी फील होगा आपको आपके एग्जाम को लेकर। अब यहाँ पर हमने कुछ यूनिट्स की तो बात की है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक बुक्स और ऑथर्स की लिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो प्रीवियस ईयर की बुक्स एंड ऑथर्स है इनको आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप बुक्स और ऑथर के लिस्ट देखोगे तो डिफरेंट ईयर में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है और ये जो बुक्स है ये रिपीट हो रही है। हर एग्जाम में यही चीज़ें बार बार रिपीट होके आ रही है। इस वजह से मैंने एक लिस्ट तैयार करके दे दी है। यहाँ पर सिर्फ एक पेज है, बाकी और भी 2 पेजेस है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर मैंने इसका PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ पर थिंकर्स के मेजर फील्ड वर्क, यानी कि कौन से थिंकर ने कौन से जगह पर फील्ड वर्क की है, इसका भी एक लिस्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस हर साल एक नहीं तो 2 क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछी जाती है। कम से कम एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हाँ, बहुत सारे चीज़ें हैं जो जिसको अरेंज कर सकते हो और कम से कम मैंने जो भी चीज़ें बताई है उतना तो आपको करना ही होगा। क्योंकि इतना अगर आप नहीं किए तो आपका एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एंग्जाइटी होगी, क्योंकि आपको एक जगह पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक जगह पर चीज़ें अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्रिपरेशन को हाई लेवल पे ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। आपके एग्ज़ाम के टाइम पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। आप लोग इसके ऊपर, नोट्स के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा। अब ये जो हमने आज जो भी बातें बताई है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो जो आपके अंदर में है कि मैं नहीं कर सकता है, इस चीज़ से बाहर होकर आप कहोगे कि आई कैन डू इट। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा, थोड़ा जंप लगाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपके गोल के लिए, आपका ड्रीम को अचीव करने के लिए। ड्रीम ऐसे ही फुलफिल नहीं होते हैं, कुछ एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना ज़रूरी होते हैं। आप बार बार तो UGC नेट का अटेम्प्ट नहीं दोगे, आप एक ही बार में फुल्ली प्रिपेयर होके प्लान करके जाओ एग्ज़ाम में, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है सक्सेस और फेलियर के बीच में, वो होती है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करोगे। आप खुद यहाँ पर मेहनत करोगे, हम तो कुछ आपको चीज़ें प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर मैं भी आपके लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कर सकते हो, और आप खुद से अगर कॉन्फिडेंट बन जाओगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वजह से कुछ एफर्ट कीजिए, एक छलांग लगाइए ताकि आप अपनी ड्रीम की तरफ आगे बढ़ सको। तो आज का ये सेशन जो है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स है, बाकी स्टूडेंट्स भी उस टेलीग्राम ग्रुप में हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स की भी ज़रूरत है तो वो आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो। बी कॉन्फिडेंट, और एग्ज़ाम के टाइम पर प्रिपरेशन के लिए नोटबुक ज़रूर बना के रखना। तो आज का ये जो सेशन है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर सेशन से आपको फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करते हो तब उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।